हेलो बच्चों, आज हम न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं। न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर डायरेक्ट स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं। लिविंग सिस्टम में न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के होते हैं, आरएनए एंड डीएनए। हाँ, ये वही मॉलिक्यूल है जो मॉलिक्यूल 1869 में फ्रेडरिक मिशर को न्यूक्लियस के अंदर एज एन एसिडिक सब्सटेंस मिला था। उस टाइम पे फ्रेडरिक मिशर ने इसका नाम न्यूक्लिन रखा था, लेकिन आज हम उस मॉलिक्यूल को न्यूक्लिक एसिड के नाम से जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। अच्छा, एक बात आपको बता दी जाए, न्यूक्लिक एसिड्स आज हम दो प्रकार के न्यूक्लिक एसिड के बारे में जानते हैं। आरएनए, जिसे हम राइबोन्यूक्लिक एसिड्स कहते हैं, और दूसरा मॉलिक्यूल डीएनए, जिसे हम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। ठीक है। अब रही बात आरएनए या डीएनए, ये दोनों के दोनों न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं। अब अगला जो टॉपिक है हमारा, अच्छा एक चीज और कि आरएनए और डीएनए होता कहां पे है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इन अ लिविंग सेल डीएनए और आरएनए दोनों प्रेजेंट होता है। बोथ डीएनए एंड आरएनए आर प्रेजेंट। लेकिन यहां पे एक चीज आपको बता दी जाए, जो डीएनए होता है वही जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। किसी भी लिविंग सिस्टम में मतलब एक प्रॉपर, मैं लिविंग सेल की बात कर रहा हूं, लिविंग सेल में आरएनए कभी भी जेनेटिक मटेरियल नहीं होगा। लिविंग सेल में हमेशा डीएनए जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल लिविंग सिस्टम में वो मॉलिक्यूल होता है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर होती है और उस इंफॉर्मेशन को नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर किया जाता है। इसका मतलब लिविंग सिस्टम में जो मॉलिक्यूल इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा और उस इंफॉर्मेशन को नेक्स्ट जनरेशन में लेकर के जाएगा, उस मॉलिक्यूल को हम जेनेटिक मटेरियल कहेंगे। लिविंग सिस्टम में डीएनए जेनेटिक मटेरियल का रोल प्ले करता है। लिविंग सेल में या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में डीएनए जेनेटिक मटेरियल का रोल प्ले करता है। तो क्या आरएनए कभी जेनेटिक मटेरियल हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। इन सम वायरसेस आरएनए कैन आल्सो एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल, लेकिन लिविंग सेल में कभी भी आरएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। तो यहां पे और रही बात प्रेजेंस की, तो सेल में डीएनए आरएनए दोनों होगा, जेनेटिक मटेरियल डीएनए। आरएनए का कुछ और काम हो सकता है सेल के अंदर, लाइक मैसेंजर का काम कर सकता है, एडॉप्टर का काम कर सकता है, स्ट्रक्चरल रोल प्ले कर सकता है, या फिर आरएनए जो है एक कैटालिस्ट की तरह काम कर सकता है, लिविंग सेल में कोई बायोकेमिकल रिएक्शन करा सकता है। हाँ, वो अलग बात है। उस आरएनए को हम राइबोजाइम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ठीक है। चलिए, इन अ लिविंग सेल बोथ डीएनए एंड आरएनए आर प्रेजेंट। इसके साथ साथ हम ये भी यहां पे लिखना चाहेंगे, ओनली डीएनए एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल इन अ लिविंग सेल। तो फिर आरएनए का क्या काम हो सकता है? आरएनए का अदर रोल होगा, जैसे मैसेंजर की तरह काम करेगा, एडाप्टर की तरह काम करेगा, स्ट्रक्चरल रोल प्ले कर सकता है, या फिर रिएक्शन करा सकता है, एज अ कैटालिस्ट काम कर सकता है। इतनी बात हमें समझ आ गई है। अब हम आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में। ठीक है,
अगर हम बात करें न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर की, तो न्यूक्लिक एसिड्स जो होते हैं वो पॉलीमर होते हैं। किस चीज के पॉलीमर होते हैं? पॉलीमर का मतलब है जब कोई छोटी सी यूनिट ऐसे बार बार रिपीट होकर के एक चेन बना दे, उसको हम पॉलीमर कहते हैं। मतलब कि एक पर्टिकुलर छोटा सा केमिकल है, उस केमिकल के सीरियल रिपीटेशन की वजह से जो बड़ा मॉलिक्यूल बनता है उसे हम पॉलीमर कहते हैं। तो अगर न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर है तो वो छोटी सी यूनिट जो है उसका नाम न्यूक्लियोटाइड है। इतनी बात समझ में आ गई? तो क्या मैं लिख सकता हूं यहां पे, न्यूक्लिक एसिड्स आर द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड्स आर द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। और इसे हम एक नाम और दे सकते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड का वही मतलब है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड को हम एक टर्म से अगर लिखना चाहें तो उसे हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड का मतलब पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड होता है। ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और अगर मैं कहूं कि एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो 3 केमिकल से मिलके बना होता है। सबसे पहला केमिकल होता है नाइट्रोजिनस बेस। दूसरा केमिकल, उसका नाम पेंटोज शुगर होती है। एंड थर्ड केमिकल इज फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, नाइट्रोजनस बेस एक्चुअल में हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती है। हेट्रोसाइक्लिक रिंग का मतलब रिंग का जो स्ट्रक्चर होता है उसको बनाने के लिए 2 डिफरेंट प्रकार के एटम्स इन्वॉल्व होंगे, कार्बन एंड नाइट्रोजन। इसलिए हम उसे हेट्रोसाइक्लिक रिंग कहते हैं। और नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग होती है, इसलिए हम इसे नाइट्रोजनस बेसेस कहते हैं। ये नाइट्रोजनस बेसेस, पेंटोज शुगर, मतलब ये 3 मॉलिक्यूल नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फोरिक एसिड को मिलाकर के एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। और ऐसे कई न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ करके एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन बनाते हैं, जिसे हम न्यूक्लिक एसिड कहेंगे। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। यहां पे नाइट्रोजनस बेसिस टोटल 5 टाइप्स के प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहला जो है एडेनिन होता है, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा जो है, अच्छा ठीक है सुनो मेरी बात, अभी हम इसको बताएंगे। एक्चुअल में क्या होता है, ये जो नाइट्रोजनस बेस है ना, ये नाइट्रोजनस बेसेस एक्चुअल में रिंग स्ट्रक्चर होते हैं। और ये 2 प्रकार की रिंग से बने होते हैं। और वो 2 प्रकार की जो रिंग है, उन दोनों रिंग को हम प्यूरिन और पिरिमिडीन्स के नाम से जानते हैं। तो कुछ नाइट्रोजनस बेसिस प्यूरिन डेरिवेटिव्स होते हैं और कुछ नाइट्रोजनस बेसिस पिरिमिडीन रिंग से बने होते हैं। टोटल 5 प्रकार के नाइट्रोजनस बेसिस डीएनए एंड आरएनए में प्रेजेंट होते हैं। और इनमें से 2 नाइट्रोजनस बेसिस, जिन्हें हम एडेनिन एंड गुआनिन के नाम से जानते हैं, ये 2 नाइट्रोजनस बेसिस जो होते हैं उन्हें हम प्यूरीन रिंग कहते हैं। मतलब वो प्यूरीन रिंग के डेरिवेटिव्स होते हैं, वो प्यूरीन रिंग से बने होते हैं। एंड बचा हुआ जो यूरेसिल, साइटोसिन एंड थायमीन होता है, ये पिरिमिडीन रिंग से बने होते हैं, इसलिए हम इन्हें पिरिमिडीन्स की कैटेगरी में रखते हैं। तो हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस 2 कैटेगरी के हो गए। फर्स्ट वन इज प्यूरीन्स, जिसमें एडेनिन एंड गुआनिन आएगा। एडेनिन को ए से, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करेंगे, गुआनिन को कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड जो सेकेंड टाइप है पिरिमिडीन्स, पिरिमिडीन्स जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला
सबसे पहला जो है साइटोसिन, दूसरा यूरेसिल, तीसरा जो है थाइमीन है। ठीक है। अगर प्यूरिन और पिरिमिडीन में कंपेयर किया जाए तो प्यूरिन एक्चुअल में 2 रिंग से बना होता है और पिरिमिडीन जितने भी होते हैं वो सिंगल रिंग का स्ट्रक्चर होता है। तो जाहिर सी बात है, इसमें डबल रिंग है, इसमें सिंगल रिंग है, तो प्यूरिन पिरिमिडीन से बड़ा हुआ ना। ठीक है। तो मतलब एडेनिन और गुआनिन जो होते हैं ये बड़ी स्ट्रक्चर्स हैं और ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है। पेंटोज शुगर, अगर हम पेंटोज शुगर की बात करें तो पेंटोज शुगर का मतलब है 5 कार्बन की शुगर है। और 5 कार्बन की शुगर में भी कौन सी शुगर है? 5 कार्बन की कई शुगर्स होती हैं। तो इसमें से हमें याद रखना है 2 प्रकार की पेंटोज शुगर किसी भी न्यूक्लियोटाइड को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। वो 2 प्रकार की शुगर कौन कौन सी हैं? एक राइबोज एंड सेकेंड वन इज डीऑक्सीराइबोज। ठीक है। एंड तीसरा जो मॉलिक्यूल था, पहला मॉलिक्यूल नाइट्रोजनस बेस, दूसरा पेंटोज शुगर और तीसरा जो था फॉस्फोरिक एसिड्स H3PO4। ठीक है। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर, फॉस्फोरिक एसिड, इन तीनों को मिला करके न्यूक्लियोटाइड बनता है और न्यूक्लियोटाइड को हम बार बार रिपीट करके एक चेन बनाते हैं तो फाइनली हमारे पास एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनता है जिसे हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। ठीक है। अब देखो, अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि एक्चुअल में जो नाइट्रोजनस बेसेस हैं, ये नाइट्रोजनस बेसिस पेंटोज शुगर के साथ कैसे जुड़ता है और पेंटोज शुगर इस फॉस्फोरिक एसिड के साथ कैसे जुड़ता है और बॉन्ड कौन कौन से बनते हैं। ठीक है। ठीक। तो हेडिंग का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड। एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, किसी भी न्यूक्लियोटाइड को बनाने के लिए नाइट्रोजनस बेस चाहिए, एक पेंटोज शुगर चाहिए। पेंटोज शुगर 2 प्रकार की, अगर हमें आरएनए बनाना होगा तो हम राइबोज वाली पेंटोज शुगर लेंगे, अगर हमें डीएनए बनाना होगा तो हम डीऑक्सीराइबोज वाली पेंटोज शुगर लेंगे। कुछ डिफरेंसेस होते हैं, कुछ मतलब हम स्ट्रक्चर बताएंगे तो राइबोज और डीऑक्सीराइबोज में डिफरेंस बता दूंगा। ठीक है। अब यहाँ पे हमें तीसरा मॉलिक्यूल चाहिए H3PO4 जिसे हम फॉस्फोरिक एसिड कहते हैं। ठीक है। हाँ। अब सुनो मेरी बात, पेंटोज शुगर सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस को आपस में जोड़ेंगे। ठीक है। मतलब पेंटोज शुगर 5 कार्बन की शुगर है और इस पेंटोज शुगर की पहली कार्बन पे हमें नाइट्रोजनस बेस जोड़ना है। चलिए, तो अगर मैं पेंटोज शुगर का स्ट्रक्चर बनाऊं, पेंटोज शुगर 2 प्रकार के ना, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज, डिफरेंस हम बता दे रहे हैं। तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें एक ऑक्सीजन लेनी है और ऐसे ऑक्सीजन के साथ ऐसे हमें एक रिंग स्ट्रक्चर बना लेना है। यहाँ पे जो कॉर्नर्स हैं, इन कॉर्नर्स पे कार्बन हमें यहाँ पे ऐसे मौजूद होगा। एक्चुअल में ये 5 कार्बन की शुगर होती है ना, तो 4 कार्बन रिंग होते हैं और नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी 1 2 3 4 एंड 5th कार्बन जो होती है वो रिंग के बाहर होती है। ठीक है। और हमें यहाँ पे ऐसे OH लगा देना है और बची हुई जो वैलेंसी है कार्बन की, वो हम हाइड्रोजन से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 कार्बन है। ये जो मॉलिक्यूल है ये एक पेंटोज शुगर है और पेंटोज शुगर में भी इसका नाम राइबोज है।
राइबोज है। अगर हमें आरएनए, न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के होते हैं, आरएनए और डीएनए, और दोनों के दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। अगर हमें आरएनए बनाना हुआ तो आरएनए का जो न्यूक्लियोटाइड होगा उसको बनाने के लिए हम ये राइबोज वाली शुगर लेंगे। इन केस ऑफ डीएनए शुगर जो होती है वो डीऑक्सीराइबोज होती है। उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, एकदम सेम स्ट्रक्चर होगा। डिफरेंस क्या है दोनों में कि सेकेंड कार्बन पे डीऑक्सीराइबोज शुगर में सेकेंड कार्बन पे ये ऑक्सीजन नहीं होती है, ठीक है। तो यहां पे एक कार्बन हो गया ऐसे ऐसे, यहां फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन पे ध्यान रहे अगर डीऑक्सीराइबोज शुगर हमें चाहिए तो सेकेंड कार्बन पे, दिस इज फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन पे यहाँ OH है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन होगी और बाकी सभी स्ट्रक्चर्स सेम होंगे, ठीक है। फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कार्बन रिंग से बाहर। दिस इज डीऑक्सीराइबोज, दिस इज डीऑक्सीराइबोज एंड ये राइबोज शुगर है। आरएनए का न्यूक्लियोटाइड बनाना होगा तो ये वाली शुगर चाहिए, डीएनए का न्यूक्लियोटाइड बनाना होगा तो ये वाली शुगर चाहिए, ठीक है। आरएनए का न्यूक्लियोटाइड मतलब राइबोन्यूक्लियोटाइड, डीएनए का न्यूक्लियोटाइड मतलब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। तो अगर हमें राइबोन्यूक्लियोटाइड्स बनाने हैं, न्यूक्लियोटाइड दो प्रकार के, राइबोन्यूक्लियोटाइड बनाने हैं तो राइबोज शुगर, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड बनाना है तो डीऑक्सीराइबोज शुगर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें कोई भी स्ट्रक्चर लेकर के हमें फाइनली समझना है कि न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूलर लेवल पे कैसा होता है। तो मैं क्या करने जा रहा हूं, पेंटोज शुगर में नाइट्रोजनस बेस जोड़ने जा रहा हूं। तो हमारे पास ये एक पेंटोज शुगर है, कोई भी पेंटोज शुगर हम ले लें, कोई भी पेंटोज शुगर ले लें ऐसे, यहां पे ऐसे कार्बन है, फर्स्ट कार्बन, हाँ, नंबरिंग हमेशा इधर से करनी है, सेकेंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ कार्बन रिंग के बाहर रखनी है। यहाँ पे OH OH, हम मान लेते हैं कि हम आरएनए का न्यूक्लियोटाइड मतलब राइबोन्यूक्लियोटाइड बनाने जा रहे हैं, तो ये शुगर कौन सी हो गई, राइबोज शुगर हो गई। अब ये राइबोज शुगर है, यहाँ पे OH, राइबोज शुगर है, ठीक है। अब इस राइबोज शुगर में नाइट्रोजनस बेस ऐड करना है। 5 प्रकार के नाइट्रोजनस बेस हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थायमिन, ठीक है। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन ये राइबोन्यूक्लियोटाइड एंड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड दोनों में कॉमन होते हैं। मैंने क्या रिपीट कर रहा हूं मैं, एडेनिन, गुआनिन एंड साइटोसिन, ये 3 न्यूक्लियोटाइड सॉरी नाइट्रोजनस बेसेस जो हैं ये राइबोन्यूक्लियोटाइड मतलब आरएनए एंड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड मतलब डीएनए, दोनों में कॉमन होते हैं। बाकी जो बचा हुआ यूरेसिल एंड थायमिन, यूरेसिल राइबोन्यूक्लियोटाइड्स में प्रेजेंट होता है और जो थायमिन होता है वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड में प्रेजेंट होता है। मतलब डीएनए में थायमिन प्रेजेंट होगा और आरएनए में डीएनए में थायमिन प्रेजेंट होगा और आरएनए में यूरेसिल प्रेजेंट होगा एट द प्लेस ऑफ थायमिन, ओके। अब देखो नाइट्रोजनस बेस हमें पेंटोज शुगर से जोड़ना है, तो नाइट्रोजनस बेस पेंटोज शुगर की फर्स्ट कार्बन पे जाकर के जुड़ेगा, ठीक है। नाइट्रोजनस बेस जो है पेंटोज शुगर की फर्स्ट कार्बन पे जाकर के जुड़ेगा, ओके। अब यहां पे मैंने क्या किया है, नाइट्रोजनस बेस लाकर के फर्स्ट कार्बन पे लाकर के जोड़ दिया। तो जब यहां पे नाइट्रोजनस बेस और इस राइबोज शुगर के पहले कार्बन के OH के बीच में रिएक्शन होती है, तो रिएक्शन के बाद एक बॉन्ड बनता है और एक 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O रिलीज होता है और उस बॉन्ड का नाम हम रखते हैं N ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। नाइट्रोजनस बेस याद रहे, राइबोज या फिर पेंटोज शुगर की पहली कार्बन पे जुड़ेगा,
यहां पे मैंने नाइट्रोजनस बेस ला करके जोड़ा और यहां से एक H2O का मॉलिक्यूल रिलीज होगा, इतना याद रहेगा। और इस बॉन्ड का नाम रखा जाएगा एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्यों? ग्लाइकोस का मतलब शुगर होता है, ग्लाइकोस का मतलब शुगर होता है। एक्चुअल में ये जो बॉन्ड बना है ना, ये बॉन्ड जो है नाइट्रोजनस बेस का जो रिंग स्ट्रक्चर होता है ना, मैंने भी बताया नाइट्रोजनस बेस एक्चुअल में नाइट्रोजन कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक रिंग होती है। तो उस रिंग में जो नाइट्रोजन है ना, उस नाइट्रोजन से इस शुगर के बीच में बॉन्ड बना है। मतलब ये जो बॉन्ड बना है ना, शुगर और नाइट्रोजनस बेस के नाइट्रोजन के बीच में बना है, इसलिए हम इसे एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। ग्लाइकोस का मतलब शुगर होता है और ये नाइट्रोजनस बेस और शुगर के बीच में जो बॉन्ड बना है उसे हम एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। ठीक है। और ये जो पूरी स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम एक नाम देते हैं न्यूक्लियोसाइड। मतलब हम ये समझ चुके हैं कि पेंटोज शुगर से जब नाइट्रोजनस बेस जोड़ता है तो न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन होता है, और न्यूक्लियोसाइड बनाने के लिए नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर की फर्स्ट कार्बन पे जोड़ा जाता है। फर्स्ट कार्बन पे जोड़ेंगे तो बॉन्ड कौन सा बनेगा? एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और एक वाटर रिलीज होगा। ओके, ठीक है। अब क्या करना है? ठीक है, इतना समझ आ गया। मतलब हमने क्या समझा? हमने ये समझा नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोज शुगर इन दोनों को हमने जोड़ा तो क्या बना हमारे पास? न्यूक्लियोसाइड बना। ठीक है, ठीक है, न्यूक्लियोसाइड बना। अब इस न्यूक्लियोसाइड में ये हमारे पास एक न्यूक्लियोसाइड का स्ट्रक्चर है, अभी हमने बनाया था। ये हमारे पास न्यूक्लियोसाइड का स्ट्रक्चर है। दिस इज 5th कार्बन एंड दिस वन इज 1st कार्बन, और यहां पे नाइट्रोजनस बेस लगा हुआ है। कोई भी शुगर है, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज, ये राइबोज मैंने बना दी, और यहाँ पे OH है। अब इस न्यूक्लियोसाइड में हम ये फॉस्फोरिक एसिड जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि अगर हमें न्यूक्लियोटाइड बनाना है तो ये तीनों चीजें चाहिए। अभी तो इसमें सिर्फ शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस है, तो ये न्यूक्लियोटाइड नहीं है। इस स्ट्रक्चर को हम न्यूक्लियोसाइड कहेंगे। ठीक है, तो नाइट्रोजनस बेस पेंटोज शुगर के 1st कार्बन पे जोड़ा था, फॉस्फोरिक एसिड पेंटोज शुगर की 5th कार्बन पे जुड़ेगा। ठीक है, 5th कार्बन से OH के साथ रिएक्शन होगी। अगर हम फॉस्फोरिक एसिड के स्ट्रक्चर की बात करें तो यहां पे ऐसे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 का। तो इस मॉलिक्यूल को मैं यहां ड्रॉ करना चाहता हूं। अब देखो ध्यान से, यहां पे 1 मिनट। हाँ, हमारे पास ये एक न्यूक्लियोसाइड है। इस न्यूक्लियोसाइड में यहां नाइट्रोजनस बेस जुड़ा है, ये OH है। ये फॉस्फोरिक एसिड हम इस 5th कार्बन पे जोड़ना चाहते हैं। तो फॉस्फोरिक एसिड का एक OH, 5th कार्बन का OH आपस में रिएक्ट करेगा और एक H2O का मॉलिक्यूल रिलीज होगा। पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया जाए। ठीक है, दिस इज फॉस्फोरिक एसिड और ये न्यूक्लियोसाइड है।
phosphoric acid and this is न्यूक्लियोसाइड। फॉस्फोरिक एसिड न्यूक्लियोसाइड के 5th कार्बन के OH के साथ रिएक्ट करेगा, मतलब फॉस्फोरिक एसिड का एक OH न्यूक्लियोसाइड के 5th कार्बन की OH से रिएक्ट करेगा और इस रिएक्शन में एक H2O रिलीज होगा। ठीक है, यहां पे कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी, ध्यान से देखिएगा। ये नाइट्रोजनस बेस था, OH OH, यहां से एक H2O रिलीज होगा, तो इस बॉन्ड जब बनेगा तो उसमें एक ऑक्सीजन बची रह जाएगी। ठीक है, इतना समझ आया? देखो ये OH OH, H2O, 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन रिलीज हो गई तो एक ऑक्सीजन बची रह जाएगी। अब ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर बनी है ना, इस कंप्लीट स्ट्रक्चर में दिस इज नाइट्रोजनस बेस एंड दिस इज पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर में भी ये राइबोज शुगर हम कह सकते हैं इसको, एंड ये जो है फॉस्फोरिक एसिड है। ठीक है, यहां पे ये जो बॉन्ड है नाइट्रोजनस बेस और ये शुगर की पहली कार्बन के बीच में, इस बॉन्ड को हम कहेंगे एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और जो दूसरा बॉन्ड बना है शुगर का ये जो OH है, 5th कार्बन का जो OH है और एसिड का जो OH है, इसके बीच में रिएक्शन हुई है। तो जब भी एल्कोहलिक ग्रुप एंड एसिड के बीच में रिएक्शन होती है, एक एल्कोहल एंड एसिड के बीच में रिएक्शन होती है, तो ईस्टर बॉन्ड बनता है या फिर हम कह लें ईस्टर कंपाउंड बनता है और रिएक्शन को एस्टरिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। तो यहां पे भी देखो शुगर का OH एल्कोहलिक ग्रुप है और दिस इज एसिड, तो एल्कोहलिक ग्रुप एंड एसिड के बीच में रिएक्शन हुई तो बॉन्ड बना है। तो यहाँ पे भी हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे भी कुछ एस्टरिफिकेशन जैसा कुछ हो रहा है। और फाइनली ये जो बॉन्ड बना है, इस बॉन्ड को हम कहते हैं ईस्टर बॉन्ड। ठीक है, या फिर फॉस्फोईस्टर बॉन्ड कह सकते हैं। इतनी बात हमें समझ में आ गई। और ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है, इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम कहेंगे न्यूक्लियोटाइड। तो फाइनली हम ये चीज समझ चुके हैं कि एक न्यूक्लियोटाइड को बनाने के लिए नाइट्रोजनस बेस चाहिए, पेंटोज शुगर चाहिए एंड H3PO4 चाहिए। और बॉन्ड कितने प्रकार के हैं? एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और यहां पे फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। ठीक है, नाइट्रोजनस बेस राइबोज या फिर पेंटोज शुगर की 1st कार्बन पे जुड़ेगा और जो फॉस्फेट ग्रुप है वो 5th कार्बन पे जुड़ेगा। इतना क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट चीज, हाँ ये न्यूक्लियोटाइड है और एक ऐसे ही कई न्यूक्लियोटाइड को आपस में हम जोड़ेंगे तो हमारे पास एक प्रॉपर पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन बनेगी जो कि एसिडिक होगा। उसका जो नेचर होगा वो एसिडिक होगा, इसलिए हम उसे न्यूक्लिक एसिड कहेंगे। तो अभी आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, थैंक यू सो मच।